हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बड़े ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम रेडियो एक्टिविटा है, अर्थात रेडियो एक्टिविटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको हम रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। हर तरह के क्वेश्चन जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि बस एक ही वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। सो वीडियो को खूब ध्यान से सुनिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के पहले मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। उतने में पहले आपको अपना आंसर अपने मन में सोच लेना है, फिर मैं जब उसका जवाब दूंगा तो आपको चेक करना है कि आप सही बता रहे हैं क्यों गलत बता रहे हैं। बच्चों, आज 10 तारीख है, कल 11 है, मीन्स आज और कल 2 दिन आपके पास और बचा हुआ है। 12 को आपका एग्जाम है। तो आशा करते हैं आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिले। ठीक है, चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और वहाँ से अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? टाइम स्टार्ट होता है आपका। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकुरल ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंसबर्ग ने। ठीक है, आप बताएंगे कि इसकी खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो बच्चों आपको पता होगा कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी भाई? हेनरी बेकुरल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा आपका बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मेरे साथ बहुत ही आराम से करते चलिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आप पहले बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। लिखा है गामा किरणें हैं। आपको पता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनमें से स्वतः 3 तरह की किरणें निकलती रहती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, गामा के बारे में पूछ रहा है कि गामा किरणें क्या हैं? उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे, न्यून ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन। ठीक है, बताइए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कौन सा करेक्ट होगा? सेकेंड में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्यान रखिएगा, जो गामा किरणें होती हैं वो उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावी होती हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा और इनका यूज़ किया जाता है जगह जगह पर। सो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने है। लिखा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें जो नाभिकीय अभिक्रिया कराई जाती है उसको कंट्रोल में रखने के लिए नियंत्रक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा रहा है बच्चों कि वो नियंत्रक छड़ें किसकी बनी हुई होती हैं? यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की, प्लूटोनियम की। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसकी बनी हुई होती हैं। फटाफट से आप अपना आंसर बता दीजिए, हम तो आपको बताने चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्या? कैडमियम की। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें जो होती हैं वो कैडमियम की बनी होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है बच्चों किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु, ठीक है, अर्ध आयु काल 10 वर्ष है। अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनिए पहले आप। किसी भी तत्व की आधी मात्रा जो होती है उसको विघटित होने में जितना समय लगता है उसी को बच्चों उसका अर्ध आयु काल कहा जाता है। अर्ध आयु काल को बच्चों ऐसे टी हाफ से दिखाया जाता है। ठीक है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी? ठीक है, ये इसने पूछा है। अब सुनो, मतलब कि उसका जो वास्तविक भाग था वो कितना था बच्चों? 10। अब बचेगा कितना बोलो? ये पूछ रहे हैं, केवल 1.25 यहाँ पर बचना चाहिए। मतलब 1.25 भाग बचेगा कितने में? मतलब 10 में, 10 ग्राम में। ठीक है,
तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ऊपर नीचे 100 से गुणा करें बच्चों, तो यहाँ पर आपका ऊपर जो होगा वो कितना बचा। देखो फार्मूले से भी सिखाऊंगा इसको आप लोगों को हम, ठीक है, फार्मूले से भी बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ करें उससे भी सिखाएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे, फार्मूले से भी बताएंगे। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 125 अपान में 1000, ठीक है, 1000। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो आपको 1/8 मिलेगा। ध्यान समझिए, 1/8 मिलेगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, ठीक है, और 8 एक कम 8, 2 10, एक उतना ही आएगा, ठीक है। तो 1 मतलब 1.25 जिस भाग की बात कर रहा था वो इसका 1/8 भाग है, माने 1/8 भाग यहाँ पर बचना है। तो एक साल में 1/2 भाग बचता है, 2 साल में जाओगे तो 1/4 इसका आधा हो जाएगा, अगले में जाओगे तो इसका आधा होगा, 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या होगा यहाँ पर 3 बार ये विघटित होगी तब जा कर के आएगा। तो एक बार विघटित होने में कितना वर्ष लगता है, 10 वर्ष। तो 3 बार होने में कितना हो जाएगा, 10 × 3 बराबर कितना, 30 वर्ष। तो एक तो है ये जनरल तरीका, पहले ही हम पता कर लें कितना भाग उसका विघटित हो रहा है, ठीक है, कितना भाग उसका बच रहा है, और आधा भाग विघटित होने में कितना समय लगता है। आधा भाग होने में हमारा 10 लग रहा था, तो 1/8 भाग होने में 30 वर्ष लगेगा। तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी होगा वो तो करेक्ट होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। अब मैं इसको सॉल्व करने का आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, जो आप लोग जो है सीखे होंगे फार्मूले के रूप में। दोनों आपको समझा देना है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो बच्चों, एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता है, वो फार्मूला क्या है समझने का प्रयास करिएगा। होता है बच्चों यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो फार्मूला है n = NO, ठीक है, n = कितना बच्चों, NO × 1/2n। सर ये n क्या है बच्चों, n जो होता है जो मात्रा बचेगी उसकी बात हो रहा है ना, जितना रह जाएगी उसकी बात हो रही है। NO का मतलब n ओरिजिनल समझ लीजिएगा, ओरिजिनल मतलब जितना उसकी प्रारंभिक मात्रा थी। तो कितनी मात्रा यहाँ बचने के लिए बोल रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, 1 पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि अब इसकी मात्रा कितनी बचती है, 1.25 बचती है। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 10, 1/2। n क्या है, वो समय है, जितने समय में ऐसा होगा वो हमें निकालना है, ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 10 रहता है तो 1/2n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1.25 अपान में कितना हो जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था तो आपको बताया था कि 1/8 आएगा, तो 1/2n = 1/8 आया। अब इस 1/8 को 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो n का मान निकालोगे, n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो n बराबर आपका 3 आ जाएगा, माने 3 वर्ष समय यहाँ पर आपको निकल गया है, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता है, यानी = NO × 1/2n। n माने जो मात्रा बचेगी वो, और NO माने ओरिजिनल माने पहले वाली, और 1/2n होता है। n की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आपको जो दूसरा फार्मूला यूज़ करना है बच्चों, वो फार्मूला होता है t = n/2, ये फार्मूला होता है। तो t = जो समय आपको निकालना है, ठीक है, तो ये n कितना है, 3 आया है, और t½ कितना है, 10 है, तो 10 × 30 वर्ष आ जाएगा। चाहे ऐसे लगा लीजिएगा, चाहे वो जो हमने ट्रिकी फॉर्म में डायरेक्ट बताया वैसे आप लोग लगा लीजिएगा। दोनों कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। तो ये सब फार्मूले हैं बच्चों जो आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके रेडियोएक्टिविटी में यही 2 मेन फार्मूले हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। एक स्थिरांक वाला है, वो कभी यूज़ नहीं होता न्यूमेरिकल में। 2 फार्मूले हैं, हमने आपको बताया, n = NO × 1/2n, एक ये यूज़ होता है, और एक होता है t = n/2। दोनों फार्मूले को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या मतलब है, यहाँ पर n माने जो मात्रा बचेगी, NO का मतलब जो पहले की मात्रा होगी, 1/2 तो कांस्टेंट है, n माने समय, ठीक है। यहाँ पे t क्या है बच्चों, समय जो निकालते हैं, मतलब औसत आयु इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये अर्ध आयु है, और n माने समय है, t = n/2। ये रिलेशन होता है जिसका यूज़ करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही होंगी बातें आप लोगों को। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है परमाणु भट्ठी में, ध्यान देना बच्चों, परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट कार्य करता है, ठीक है। जो भट्ठी होती है उसमें ग्रेफाइट का काम क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विमंदक का, दूसरा है नियंत्रक का, तीसरा है बच्चों शीतलक का, चौथा है बच्चों ईंधन का। ईंधन का नहीं है, ना तो नियंत्रक ना तो शीतलक का है, एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए मीन्स विमंदक का, ठीक है।
परमाणु भट्ठी में जो ग्रेफाइट है बच्चों किसका काम करता है, विवंधक का कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को देख करके तभी जाइएगा भैया, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझते चलिए। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग करिए। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक तो आपने इसको देख लिया होगा। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, बताओ भाई। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, बेकुरल ने, रदरफोर्ड ने, आई क्यूरी था, जोलियट ने। तो बच्चों यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज जो है वो आई क्यूरी था जोलियट ने की थी, ध्यान रखिएगा। बच्चे याद किए रहते हैं बेकुरल के बारे में, ठीक है, हेनरी बेकुरल, रेडियो एक्टिविता शब्द सुनते हैं तो हेनरी बेकुरल लगा करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द एक जुड़ गया है, वो क्या है बच्चों, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता। तो कृत्रिम रेडियो एक्टिविता जो है उसकी खोज आई क्यूरी था, किसने की थी, जोलियट ने की थी, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है इसमें, कह रहा है परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। चलो पहले इसके बारे में हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं। जब बच्चों अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। क्या समझा आपने, जब किसी भी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होता है सर, बताएंगे। जब बीटा कण का बच्चों उत्सर्जन होता है तो वहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो है अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में जो है बच्चों 1 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर ये माइनस होगा, यहाँ पर ये 1 प्लस हो जाता है। और जब गामा कण का उत्सर्जन होता है तो उससे उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, नो चेंज इस कंडीशन में होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों की, परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, परमाणु संख्या तथा यहाँ पे लिखना चाहिए तथा द्रव्यमान, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती है। तो किसके बच्चों, गामा के उत्सर्जन से, गामा किरणों के जब उत्सर्जन होता है उससे ना तो परमाणु क्रमांक में कोई कमी वृद्धि होती है और ना ही द्रव्यमान संख्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कह रहा आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता किसकी होती है, अल्फा कणों की, बीटा कणों की, गामा कणों की, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक आयन करने की जो क्षमता होती है बच्चों वो अल्फा कणों की होती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ठोको यार, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस में। देखिए सफलता का मेन जो मूल मंत्र है वो यही है कि आप अपने सिलेबस से वर्क करिए, फालतू इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो आप परेशान होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। कह रहा है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको कहा जाता है वो जो है प्रयोगशाला में प्रयोग क्यों नहीं की जा सकती है बच्चों। देखो जो नाभिकीय संलयन है बच्चों वो पता है कि सूर्य के लिए नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है, और वहाँ पर जो है बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ताप होना चाहिए, और उतना ताप प्रयोगशाला में सहन किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, नहीं। अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, नहीं। अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, यही सही है बच्चों, कम ताप की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है उसको बच्चों प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। कह रहा है एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु टी हाफ दिया है 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 होगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा,
125 मिलीग्राम, यहाँ लिखेंगे 125 मिलीग्राम रह जाएगा। आई होप आप इसको कर सकते हैं बच्चों। देखो हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे आपको करना है, आंसर भी बता देंगे और आप बताएंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। देखो बच्चों यहाँ पर n ओरिजिनल जो है, ध्यान दीजिएगा, n ओरिजिनल फिर से बताते हैं, 125 समझ लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर n ओरिजिनल जो है वो कितना है, 1 ग्राम है। बात समझ में आ रही है। और जो n है वो कह रहा है 125 मिलीग्राम। 125 मिलीग्राम को आप 1000 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, 0.125 ये आपको ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पहले n निकालना है। फार्मूला कौन सा लगाओगे आप लोग बच्चों, फार्मूला अभी मैंने आपको जो बताया कौन सा, ठीक है, अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया कौन सा, n = NO × 1/2n। यहाँ पर n पता है, NO पता है, वैल्यू पुट करके पहले आप n निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब n निकाल लेंगे तो n का मान आप निकाल के देखेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, 3 शायद प्राप्त होगा आप लोग जब वहाँ पर हल करेंगे तो n का मान बच्चों आपको कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। और जब n का मान आपको 3 प्राप्त होगा तो n का मान ला करके कहाँ रखोगे, किस फार्मूले में, t = NT½ करोगे तो n जो है वो 3 है और गुणे T½ 44 है बच्चों। तो 44 × 3 करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको बताइए, यहाँ पर 132 दिन आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 0.125/1, तो वही जब ऊपर नीचे करोगे तो 125 और बटे 1000 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/8 आ जाएगा, तो वही 3 बार में होगा, तो इससे 44 को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था सेम क्वेश्चन वही है, और यही अर्धायु काल वाला सवाल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, कह रहा रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करना है, एक बार में। बच्चों ये क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है बच्चों, कह रहा केवल अल्फा या बीटा कण, अल्फा तथा बीटा कण दोनों, अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटोन, अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जन। बच्चों केवल एक बार में एक ही निकलेगा, या तो अल्फा कण निकलेगा या तो बीटा कण निकलेगा। केवल अल्फा या बीटा कण मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा बच्चों किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य है, किसी परमाणु से अगर बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना है, नाभिक के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का बदलना है। बीटा कण निकलता है तो क्या होता है, ठीक है। तो निकलने का मतलब है बच्चों कि नाभिक में आपको पता है कि जब बीटा कण निकलता है वहाँ पर तो उससे क्या होता है, उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। जब 1 की वृद्धि हो जाती है तो होता क्या है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। ये बच्चों आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लिखा बच्चों मतलब 88 RA 226 मीन्स जो 88 लिखा है वो परमाणु क्रमांक है और 226 जो लिखा है वो द्रव्यमान संख्या है, से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नए परमाणु समूह में विस्थापित हो जाएगा। अब ये जो है बच्चों किस समूह में जाएगा, 88 RA 226 जो है ना वो दूसरे समूह का है। किस समूह का तत्व है आपको पता होना चाहिए, किस समूह का तत्व है सर, ये द्वितीय समूह का सदस्य है। तो जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा इसमें से, इसके परमाणु क्रमांक में से कितने कमी हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। जब परमाणु क्रमांक की 2 की कमी हो जाएगी, 2 ये बाईं तरफ खिसक जाएगा, और जब बाईं तरफ खिसकेगा तो किस समूह में पहुंच जाएगा बच्चों, ये जाकर के शून्य समूह में पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझते चलिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 90 थोरियम 234 में बीटा कण उत्सर्जन होने पर प्राप्त पदार्थ है। देखो बीटा कण का उत्सर्जन होगा जहां 90 है वहीं क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा ना, माने परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बच्चों जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 Pa234, ठीक है, ये नहीं होगा 91 होगा ना, ये तो होगा नहीं, तो सेम टू सेम वही लिख दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। 93 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर प्राप्त नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान भार क्या हो। देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक जो है बच्चों 93 है, 2 की कमी हो जाएगी 91 बचेगा, और 238 है बच्चों, इसमें से 4 की कमी हो जाएगी 234 बचेगा, मतलब 91 और कितना 234, मीन्स ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें आप लोगों को। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं भाई, समझते चलिएगा खूब बढ़िया से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्या समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। ठीक है, 93 यूरेनियम 238 में आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है। तो 4 की कमी होगी द्रव्यमान संख्या में और 2 की कमी होगी किसमें बच्चों, परमाणु क्रमांक में। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। गामा किरणों की भेदन क्षमता दोनों से अधिक होती है, अल्फा से भी बीटा से भी। पहला ऑप्शन है अल्फा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक, अल्फा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से कम, अल्फा किरणों से अधिक परंतु बीटा किरणों से कम, अल्फा किरणों से कम परंतु बीटा किरणों से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा बच्चों, अल्फा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होती है गामा किरणों की भेदन क्षमता। सबसे कम अल्फा किरणों की भेदन क्षमता होती है, तब बीटा की, तब गामा की। ठीक है, तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होगी किसकी होगी, गामा की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, लिखा है 3 अर्ध आयु काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 अर्ध आयु काल के पश्चात, 3 अर्ध आयु काल के पश्चात की यहाँ पर बात कर रहा है, कितना प्रतिशत बचेगा। देखो बच्चों, एक अर्ध आयु काल जब बीता है तो उसका मान 1/2 हो जाएगा, 2 बीतेगा तो इस 1/2 का 1/2 हो जाएगा, फिर तीसरा बीतेगा 1/2, जितना आएगा उसका 1/2, माने कितना बचता है 1/8 बचता है। अब 1/8 को अगर आप परसेंट में बदलोगे, जितना भी ऑप्शन है बच्चों ये परसेंट में दिया गया है, तो आप इसको परसेंट में बदलोगे 1/8 × 100 जब करोगे तो लगभग 12.5 के आसपास इसका आंसर आएगा, 12.5 या 6। ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट जाकर के वहां पर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। समझ में आ गई होगी बातें। एक साल में 1/2 हो जाता है, फिर जितना बचेगा उसका 1/2 हो जाएगा, फिर जितना बचेगा उसका 1/2 हो जाएगा, माने 1/8 हो जाता है। अब 1/8 को बच्चों हम लोग परसेंट बदलेंगे, 12.5 लगभग आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ये सब परसेंट में है बच्चों, ये सब परसेंट में है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है बच्चों, निम्नलिखित में से अल्फा कण है। अल्फा कण इसमें से कौन है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों। अल्फा कण की पहचान आपको यहाँ पर करनी है, ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों He2+, ये जो है आपका He2+ जो है, यही कौन है, अल्फा कण है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणु का अंश जो क्षय हो जाएगा, कितनी बार विघटन होगा, 3 बार तो होगा। 30 दिन है, 90 दिन की बात करें, 3 बार विघटन हुआ है, और 3 बार जब विघटन होता है तो आपको पता ही है कितना वहाँ पर विघटन होता है बच्चों। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 3 बार जब विघटन होता है
तो 12.5 लगभग विघटन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इतना लगभग बचता है 12.5, तो कह रहे हैं कितना 6 हो जाएगा, तो 100% में से आप 12.5 घटा दीजिए तो लगभग मतलब ये 6 लगभग 8, ये 27.4, मतलब यही वाला लगभग करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है भाई। 30 दिन है, 90 दिन माने 3 बार हुआ है, तो 3 बार में 1/8 भाग होता है। 1/8 भाग का मतलब अभी हम लोगों ने देखा 12.5 आ रहा था, तो 100 में से 12.5 घटाओगे तो लगभग यही आएगा ना, लगभग इतना ही आ जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, ध्यान सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, परमाणु बम विस्फोट में सहायता, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो भाई बताओ फटाफट से। तो नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए नाभिकीय रिएक्टर में क्रिया को कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। कह रहा बच्चों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबको पता है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम है, फिर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन, तापीय अपघटन, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहे आर्य की अर्धायु इतना है, इतना वर्षों के पश्चात वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। आई होप इसको आपको करना चाहिए, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आपको प्रयास करना है और इसको सॉल्व करके मुझे बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। इसको आप लोग कैसे करेंगे, आंसर 1/8 ही आएगा। कैसे आएगा आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, आराम से आप लोग कर सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे। कुछ करना थोड़ी ना है यार। इसी 1580 को आप एक काम करो, 3 से गुणा करके देखो, 3 शून्य शून्य, 8 त्रिक 24 के 4, और फिर जो है 5 दूना 10, नहीं भाई कितने से गुणा कर रहे थे आप लोग, 3 से ना, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 से करें 3 शून्य शून्य, 8 त्रिक 24 के 4, हाथ से लावा दो, 5 तिहाई 15 और 15 2 17, 3 1 कम 3 1 4। देख रहे हो 3 बार विघटन हो रहा, 3 बार होता है तो 1/8 होता है, आपको पता है। एक बार में 1/2, फिर उसका 1/2, फिर उसका 1/2, 1/8, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब सब बार बार क्वेश्चन वहीं से घुमा घुमा के पूछ रहा है। 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक कंसेप्ट क्लियर है तो सारे के सारे अपने आप सॉल्व होने लग जाते हैं बच्चों। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर भी हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विल्सन अभ्रक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, देखिए ध्यान से, आप लोग एक बार दिमाग लगाइएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कार्ड और न्यूट्रॉन, ठीक है, ध्यान सुनिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया की गति कम करने के लिए, अभिक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए, ताप नियंत्रक के रूप में। तो बच्चों आपको पता है कि कैडमियम की जो छड़ें होती हैं, जो नियंत्रक छड़ें होती हैं, वो अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं ना, सबको पता है ये चीज़। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है एक तत्व एक्स एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है और वाई बनाता है तथा वाई है। देखो समस्थानिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यक्स और वाई के परमाणु क्रमांक में 2 का अंतर होगा ना, क्योंकि अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है तो 2 वहाँ से परमाणु क्रमांक में कमी हो गई होगी। समभारिक नहीं, भार भी परिवर्तित हो जाता है। सम न्यूट्रॉनिक नहीं हो सकते हैं, जब भार परिवर्तित हो जाएगा न्यूट्रॉन भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है ऑप्शन बच्चों आप लोगों का, न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियाइड, यही आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियाइड मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका न्यूक्लियाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ मैंने आपको केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वो भी रेडियो एक्टिविटी के हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन को आप खूब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए शानदार रहिए,
पढ़ते रहिए। शाम को 3 बजे आपको एक स्पेशल वीडियो मिलने वाला है, उसका आप लोग जरूर जरूर वेट करिए। तब से घर पे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर से ज़रूर देते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।